वेलकम बैक टू आवर करेंट अफेयर सेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा की तरह आज फिर कुछ एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश यूएसए, जो आज पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि कभी वो भी किसी देश का गुलाम था? उसने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए दास्तां लड़ी है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे जिसे हम अमेरिका युद्ध क्रांति कहते हैं। 4 जुलाई, हाँ जी हाँ, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि क्या, कैसे, क्या हुआ था, इसकी घटनाएं क्या है, ये किस देश का गुलाम हुआ था। इन सारी चीज़ों को हम आज अच्छे से इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये जो हमारी लड़ाई चली थी अमेरिका क्रांति युद्ध, जो कि 1775 से 1783 तक चली थी। बट इसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये जो हमारी लड़ाई थी, अमेरिका स्वतंत्र हो गया था 4 जुलाई 1776 को। तो वो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इफ़ेक्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो 4 जुलाई, जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, यह वह दिन है जब 1776 को अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और इसी दिन 13 उपनिवेश ने एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की स्वीकृति दी थी। अब इसके साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि वो 13 उपनिवेश थे कौन। इसके अलावा हमें ये जानना होगा कि अमेरिका के लिए इसका क्या महत्व है। तो अमेरिका के लिए इसका महत्व अगर हम देखने का प्रयास करें तो इस दिन अमेरिका को एक नया जीवन मिला था। इसके अलावा अगर हम देखने की बात करें तो इस दिन अमेरिका ने स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम देखने का प्रयास करें तो यह स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों के मूल्यों को याद दिलाता है। यह दिन आज भी राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अमेरिका के लिए कितना स्पेशल ये दिन था। तो इसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले मैं अगर आपको वो 13 उपनिवेश कौन थे, तो उन उपनिवेशों का नाम अगर बताऊं तो ये जो थे, ये एक सिलसिले में नहीं थे, अलग अलग सिलसिले में थे। तो सबसे पहले अगर उनका नाम मैं बताऊं तो इनका नाम है, फर्स्ट हमारा आ रहा है मैसाचुसेट्स। उसके बाद हमारा है न्यू हैम्पशायर, जिसे हम यहाँ पे इस मैप में देखने का कोशिश भी करेंगे। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा ये मैप है, यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। न्यू हैम्पशायर हो गया। उसके बाद था रोड आइलैंड, कैनिकेट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तर कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया। ये सारे इसके 13 उपनिवेश थे। तो आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका क्रांति युद्ध, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांति युद्ध भी कहा जाता है। अब इसके ये जो था, ये किस देश का गुलाम था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का, मतलब कि ब्रिटेन का गुलाम था। और उसके 13 उपनिवेश अमेरिका के बीच थे, जिनके बीच एक सैन्य संघर्ष भी हो रहा था, जिससे ये उपनिवेश संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे जब सैन्य संघर्ष वगैरह हुआ, इसके बाद ये सारे उपनिवेश बन गए, इन्होंने एक संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करा। इसी से इसका नाम यूएसए पड़ा, क्योंकि इसके 13 उपनिवेश थे जो अलग अलग राज्य है, और इन्हीं के नाम से इसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम पड़ा। अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध है ने एक अलग तरह का इफेक्ट पूरे विश्व पर डाला था, यूरोपीय उपनिवेशवाद पे भी डाला था। इसके साथ इसका जो इफेक्ट है वो हमारे इंडिया पे भी देखने को मिलता है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। उसने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राज्यों की भावी स्वतंत्रता के लिए एक पद्धति तैयार कर दी थी। इस प्रकार अमेरिका के युद्ध परिणाम न केवल इतना ही था कि 13 उपनिवेशवाद ब्रिटेन से अलग हो गए, बल्कि एक उपनिवेश की तरह से नए विचारों एवं संस्थाओं का प्रयोग पहली बार 16वीं से 17वीं शताब्दी की
बाद यूरोप में वाणिज्यवाद को चुनौती देकर किसी ने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि उपनिवेशवाद ऐसे चल रहा था कि हम उस टाइम इसको चुनौती नहीं दे सकते थे। बट अमेरिका की क्रांति से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन रहा है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना ज़रूरी। अगर अब हम देखें क्रांति से पूर्व अगर अमेरिका की स्थिति को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो इंग्लैंड और स्पेन के मध्य एक बार भीषण नौसैनिक युद्ध हुआ था, जिसमें स्पेन की हार हो गई थी और इसी के साथ ब्रिटिश जो नौसैनिक थे वो और ज़्यादा श्रेष्ठता में आ गए थे। मतलब कि उन्हें लग रहा था उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और इसी के साथ इंग्लैंड ने अमेरिका को अपनी औपनिवेशिक और यहीं पे उन्होंने अपनी औपनिवेशिक बस्ती बसाई। 1775 तक अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश बसाए जा चुके थे, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका की स्थिति ऐसी नहीं थी। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो उत्तर भाग में अगर इसके साउथ साइड देखें तो मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर, उसके अलावा रोडस द्वीप, ये जो इलाके थे वो पहाड़ी थे और इसके साथ बर्फीले भी थे, जो खेती के लायक तो थे नहीं, मगर यहाँ पे मछलियाँ और लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। अब अगर हम इसके मिडल भाग में देखें साउथ अमेरिका के, तो यहाँ पे इसके मिडल भाग में हमें देखने को मिलेगा जो ये मिडिल एरिया है। तो इस एरिया को अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमें ये न्यूयॉर्क हमने देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे मैरीलैंड, ये इसके मिडल में स्थित है। जैसे क्षेत्र यहाँ पे ये जो एरिया था, यहाँ से इन्हें वाइन और शुगर मिलता था। तो मेन बात है कि ब्रिटिश इन उपनिवेश अमेरिका को इसलिए बना के रखा था ताकि उन्हें उनके संसाधन मिल सके। अब अगर हम इसके साउथ दक्षिण की तरफ देखने को चाहें तो यहाँ पे कैलिफोर्निया है, उत्तरी और दक्षिणी जो बाद में बट जाती हैं, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें जॉर्जिया देखने को मिलेगा। उसके बाद जॉर्जिया के बाद हमें इसके अलावा वर्जीनिया देखने को मिलेगा। ये सारे जो थे यहाँ पे इसके यहाँ की जलवायु गर्म थी, इसलिए यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, और यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वो था गन्ना, तंबाकू और इसके अलावा कपास। ये इन सारी चीज़ों की यहाँ पे खेती की जाती थी, और इसके अलावा बागवानी फसल भी उगाई जाती थी। अब अगर हम बात करें तो उपनिवेश में 90% अंग्रेज और 10% डच, जर्मन, पुर्तगाली और फ्रांसीसी आदि थे। मतलब कि उस टाइम जो थे 90% जो थे अमेरिका के ही खुद के नॉर्मल पर्सन थे, इसके और 10% में अलग अलग देशों के पर्सन थे, जैसे डच थे, जर्मन थे, पुर्तगाली थे। इस तरह अमेरिका का जो उपनिवेश था वो पश्चिमी दुनिया एवं नई दुनिया का हिस्सा दोनों बन चुका था। वस्तुतः ये पश्चिमी दुनिया का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देशों के लोग आकर रह रहे थे, मगर इन सब के बावजूद भी यहाँ के नागरिकों की कोई वैल्यू नहीं थी। इसके अलावा इनमें धार्मिक रीज़न भी आ जाता है, जैसे कि धार्मिक, सामाजिक, वातावरण, परिवेश, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इफेक्ट करती है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत। अब यहाँ पे अगर हम एक बार देखने का प्रयास करें तो यूरोपियों का अमेरिका में बसने का कारण क्या था, तो इंग्लैंड में उस वक्त जो थे धर्म सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। इसके चलते वहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ था, और एक और जो वहाँ के धर्म था एंग्लिकन, जो जहाँ पे चर्च की स्थापना हुई थी। अब इन दोनों धर्मों के बीच में उस वक्त जो थे वो मतभेद चल रहे थे, किंतु इस मतभेद में भी अनेक धार्मिक संघ बने थे। ठीक है, तो इसी मतभेद के कारण वहाँ के जो नागरिक थे एकलिंगन वाले, ये प्रोटेस्टेंट वाले, वो यहाँ पे आकर रह रहे थे। अब इसके अलावा हम अगर देखने का प्रयास करें तो आगे हम चलते हैं। ये जो थे 1607 में पहली बार ब्रिटिश उपनिवेश के अंदर सबसे पहले कौन आया, तो वर्जीनिया को सबसे पहले बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ से हम इस मैप से देख सकते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में। अब इसके अलावा जो 13 उपनिवेश की स्थापना थी, ये क्या था, इफेक्ट क्या थी लड़ाई की वजह, तो 1607 में पहली बार
वर्जीनिया को ब्रिटेन ने बनाया था। इसके अलावा 1707 तक उसके जो थे अमेरिका के सारे जो तट थे पूर्वी तट पर 13 ब्रिटिश उपनिवेश बन चुके थे तब तक, और ये उपनिवेश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो थे आर्थिक राजनीतिक रूप से ब्रिटेन पर ही निर्भर रहते थे, क्योंकि उनकी सारी चीज़ों जो ब्रिटेन के पास ही थी। उन्होंने सब कुछ को अपने कब्जे में कर रखा था। शासन और जीवन शैली। उपनिवेशों में कृषि, व्यापार एवं हथकरघा यहाँ की जो थी मुख्य गतिविधियाँ थी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इसके अलावा ब्रिटेन में उपनिवेश को संसाधन के माध्यम से माना गया, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि एक साइड का जो सबसे उत्तरी साइड का था मैसाचुसेट्स, और एक और जो उनका देश था वो स्टेट था, वहाँ से वो चीनी और शराब लेते थे, और मिडिल अमेरिका के अंतर्गत वो जो वहाँ से वो मिडिल अमेरिका के अंतर्गत वो चीनी और शराब लेते थे। वो सबसे ऊपर के साइड पर वो लकड़ियाँ और मछलियाँ इकट्ठे करते थे, और जो सबसे लास्ट का भाग था वहाँ पे इनकी खेती वगैरह हो जाती थी, क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती थी, जिसके कारण सब कुछ होता था। अब इसके अलावा क्या था, उपनिवेशों में ब्रिटेन सांसद के प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिससे असंतोष बढ़ा। अब उपनिवेश में जो है ब्रिटिश सांसद में उपनिवेशवासियों को कोई प्रतिनिधि नहीं मिला, जिसके कारण भी इनमें असंतोष बढ़ा। अब हम बात करते हैं कि हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि फ्रेंच और इंडियन वार कंक्लूड। अब ये फ्रेंच और इंडियन वर्ल्ड वार उस वक्त क्या था, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्रेंच और इंडियन वर्ल्ड वार है, ये जो है इंडियन और फ्रांस जो वर्ल्ड वार था, ये भी एक अहम रोल उस वक्त निभाया था। फ्रेंच और इंडियन युद्ध एक संघर्ष था जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था उस वक्त, ऑन दैट मोमेंट, जिससे उत्तरी अमेरिका में नियंत्रण के लिए लड़ा गया था कि उत्तरी अमेरिका पर कौन नियंत्रण करेगा, इसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इस युद्ध में ब्रिटिश उपनिवेश की सेना एवं फ्रांस की सेना जो थी स्थानीय, उन दोनों की सेना में जो नॉर्मल जो भारतीय थे वो थे शामिल थे, और यह युद्ध जो था वो 7 साल तक चला था। और इसका कारण क्या था, तो ये युद्ध का, तो यहाँ पे एक नदी आती है, ओहायो नदी, घाटी को नियंत्रण करने के लिए लड़ी गई थी। इसके अलावा उपनिवेशों का विस्तार करने के लिए और व्यापार वगैरह के चीज़ों के लिए ये युद्ध लड़ी गई थी, जिसे 1959 में क्यूबेक पर ब्रिटिश की जीत हुई थी। और इसी के साथ यहाँ पे जो ये युद्ध थी समाप्त कैसे हुई थी, तो 1763 में पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हुई थी। जो पेरिस की संधि अगर हमसे पूछा जाएगा तो कब पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हुई थी। अब अगर हम एक बार थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लें, तो ये पेरिस की संधि क्या थी, तो ये पेरिस की संधि एक समझौता था जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त किया था, जो ठीक है, तो जो 1783 में हुआ था, तो इसे हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। अब इसके अलावा जो सेकंड था वो पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था, स्टाम्प एक्ट, जो पार्लियामेंट में आया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे स्टाम्प एक्ट था क्या। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 मार्च 1765 को ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। यह एक कर कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश पर लागू किया था। इस कानून के अनुसार सभी कागज आधारित दस्तावेज, जैसे कि अखबार वगैरह हो गया या फिर ज़मीन के कागजात हो गए, ये सारी चीज़ें पर जो है सरकार का स्टैंप लगना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे आपको स्टैंप बनाकर दिखाया गया है, ये स्टैंप यहाँ पे लगना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वैध दस्तावेज तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उस पर कर चुकाया ना जा चुके हो, मतलब कि जो कर वाला जो स्टैंप था वो इस पर लगना ज़रूरी था। तो इससे भी एक असंतोष की भावना व्यक्तियों के बीच में जगी। अब हम देखेंगे तो द टॉशन एक्ट आर पास्ड। अब एक और एक्ट था वो जो था टॉशन एक्ट। ये बहुत सीरियस 4 एक्ट इंस्टीट्यूट टू फोर्स द कंक्लूज्ड टू ब्रिटिश,
जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये टॉर्शन एक्ट जो था, अगर हम टॉर्शन एक्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो ये 1767 में पारित किया गया था। इसका नाम क्या था, इसका नाम कैसे पड़ा था, तो चार्ल्स टाउसेंड जो उस वक्त ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम टॉर्शन एक्ट पड़ा था। उन्होंने अमेरिकी उपनिवेश पर धन वसूली के उद्देश्य से प्रस्तावित किया था। अब ये कहा था कि इस एक्ट के तहत कांच, चाय, कागज़, शीशा, रंग, इन सारी चीज़ों पर भी कर लगाया जाएगा, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बातें थी, क्योंकि उस वक्त इन सारी चीज़ों पे हम कर नहीं लगा सकते थे। ये बहुत मतलब कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जिस पे ये ब्रिटिश के द्वारा कर लगाया जा रहा था। इसके अलावा अगर हम देखे जाए तो बोस्टन, उस वक्त जो थे बोस्टन, इसके अलावा जो मेन रोल इसमें निभाया गया था वो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना ने निभाया था। अब पार्लियामेंट में जो पास हुआ था टी एक्ट, अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये टी एक्ट है क्या, तो हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो टी एक्ट जो था वो 1773 में 10 मई को लाया गया था। ये भी ब्रिटिश अब ये है क्या, तो इससे ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधा अमेरिका में चाय बेचने का एक विशेषाधिकार मिल गया है, कि वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को है ना, अमेरिका में वो सीधा चाय बेचेगा, और अमेरिका में चाय बेचने पर पुराना जो कर है वो बनाए रखेंगे, और अमेरिकी व्यापारी इस व्यापार से बाहर कर दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी ये थी जो कि मेन रोल निभाया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को, कि उस वक्त वो चाहते थे कि जो है बाहर के लोग जो है अमेरिका में आके ये सारी चीज़ें बेचें, जैसे कि चाय, और अमेरिका के जो व्यापारी हैं वो इन सब चीज़ों में उन्हें इन सब चीज़ों से हटा दिया जाए। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि उस वक्त जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारी संकट में थी, क्योंकि उसके बहुत सारे ऑफिसर ऐसे थे जिन्होंने उसके साथ चीट की थी, इस वजह से। अब क्या देखें, बॉस्टन पोर्ट बिल अब जैसे ही लाया जा रहा था यहाँ से अमेरिका की तरफ, तो जितने भी वर्कर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था कि वो सारे जो चाय थे उसे समुद्र में फेंक दिया था, जिसे हम बोस्टन की चाय पार्टी घटना कहते हैं। अब देखिए तो अमेरिका उपनिवेश की प्रतिक्रिया, क्योंकि जब ऐसे कानून लगाए जाएंगे तो उन्होंने क्या किया था, आर्थिक नियंत्रण का विरोध किया था, और उसके लिए उन्होंने उपनिवेशी वासियों ने एक और क्या कहते हैं, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन मानते थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बन गया तो स्थानीय व्यापार नष्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा बहिष्कार और आंदोलन भी होने लगे, और बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो 16 दिसंबर 1773 में हुआ था, कि जो एक बंदरगाह था, ठीक है, जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी, पर बोस्टन बंदरगाह सन्स ऑफ लिबर्टी ने एक क्रांतिकारी समूह था, सन्स ऑफ लिबर्टी, वहाँ पे एक बंदरगाह था जो बोस्टन नाम का बंदरगाह था, जिससे के नाम पे बोस्टन की चाय पार्टी घटना को हम जानते हैं। वहाँ पे 342 चाय की पेटी को समुद्र में फेंका गया था। अब स्वतंत्रता की घोषणा अगर हम देखें तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, 4 जुलाई 1776 को इस दिन अमेरिका ने ब्रिटेन से पूर्व स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की थी। ऐसे उसने औपचारिक घोषणा कर दी थी कि अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अब इस पे जो थे, इसके जो मेन वो थे वो थॉमस जेफरसन थे, जिन्होंने एक ऐतिहासिक दस्तावेज, अब इनके बारे में के मुख्य लेखक जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम एवं समानता नागरिक अधिकारों के सिद्धांत को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि जैसे कि आपके मुख्य विचार क्या है, समानता, इक्वलिटी क्या है कि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हो। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो स्वतंत्रता हर व्यक्ति को जीवन एवं स्वतंत्रता सुख दुख को खोज का अधिकार है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब संघर्ष और युद्ध की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 19 अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन एवं कॉनकॉर्ड की जो लड़ाई थी वहाँ से स्टार्ट हुआ था। यह ब्रिटिश और अमेरिका उपनिवेश के बीच पहली सशस्त्र टक्कर थी। ये जो थी सबसे पहली टक्कर थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो उपनिवेशों की तैयारियाँ, उस वक्त जो उपनिवेशों की जो थी तैयारियाँ वो भी उन्होंने ज़बरदस्त की थी। जैसे कॉन्टिनेंटल आर्मी, उस वक्त जो है
आर्मी का गठन हुआ था। उसके अलावा जॉर्ज जो वाशिंगटन थे, जो अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति बने थे, उन्हें उसका लीडर घोषित किया गया। और ये युद्ध एवं अंत में संधि हुई थी। जो संधि थी वो पेरिस की संधि थी। अब इसमें जो है इस क्रांति में, ये जो पूरी क्रांति है उसमें किन किन लोगों का मेन रोल है, तो सबसे पहले आता है थॉमस जेफरसन। अब इनके हम बैकग्राउंड अगर देखने का प्रयास करें तो ये जो है स्वतंत्रता के लिए मुख्य लेखक का योगदान यहाँ पे दे रहे हैं। यह इनका रोल ये है कि ये लेखक के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि लेख वगैरह लिख रहे हैं। अब इनका योगदान क्या था? मानव अधिकारों एवं समानता के सिद्धांत को लिखा इन्होंने, और बाद में अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। इनका जो एक क्वार्टर्स है कि हम इन सत्यों को स्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। अब इसके बाद दूसरे हैं जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका के सेना के कमांडर इन चीफ और का योगदान है, और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इन्होंने किया, क्योंकि जब ये इसके सेनापति थे तो इसका नेतृत्व भी इन्होंने किया। अब इनका जो कथन था वो बहुत फेमस, अगर कथन की मैं बात करूँ तो इनका जो है स्वतंत्रता जब एक बार जड़ पकड़ लेती है तो वो बहुत तेज़ी से पौधा बन जाती है, ये इन्होंने कहा था। अब हम देखते हैं उसके बाद जॉन एडम्स। अब ये जॉन एडम्स क्या थे? ये भी वही थे तो, और स्वतंत्रता के मतलब ये सारे फिलोसफर थे, और ये स्वतंत्रता की वकालत और बाद में यूरोप का राष्ट्रपति भी बन गए थे। उसके बाद हम देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो पॉलिटिशियन थे, उसके अलावा लेखक भी थे, और फ्रांस में समर्थन दिलाने के लिए मुख्य भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। और जैसा कि अमेरिका का संविधान निर्माण में भी इनकी सक्रिय भागीदारी है। अब इनके क्वार्टर्स क्या है? जो लोग थोड़ी सी अस्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा को त्याग देते हैं, वो ना तो स्वतंत्र है और ना ही लायक है किसी भी चीज़ के या फिर सुरक्षा के। अब विकास एवं प्रभाव की बात करें तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त करना, जैसे कि 4 जुलाई 1767 के बाद अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाना, मतलब कि अमेरिका इसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। उसके अलावा इन्होंने जो फैसला किया है कि ब्रिटेन के शासन से आज़ादी मिलने पर राजनीतिक और मानसिक क्रांति थे, और ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलना राजनीतिक और मानसिक क्रांति है। ठीक है, इनका ये क्वार्टर्स है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो लोकतंत्र और अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों के सिद्धांतों के रूप में लिखित, और इसके अलावा देखें तो अमेरिका में संविधान इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम फिर से लेके आएंगे एक न्यू चैप्टर इसके अंदर एक न्यू सेशन के साथ।